नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, हर सैटरडे हम लोग स्पेशल जातक कथा लेकर आते हैं साइंस जर्नी पे और उस सीरीज में आज हम अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। आज का जातक कथा है शम्मोदन जातक कथा। ये जातक कथा एकता के लिए है। आप सोचते हैं ना कि बहुजन समाज क्यों बिखरा पड़ा हुआ है? कैसे बिखरा है? सम्राट अशोक के समय कैसे यूनाइटेड था पूरा भारत? और सम्राट अशोक के बाद से कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके अंडर में पूरा भारत समराइज हो सके, आ सके। आखिर क्या ऐसी चीज़ है तथागत ने और तथागत की शिक्षाओं पे चलते हुए जितने भी आगे के राजा थे, चाहे सम्राट अशोक हो, उन लोगों ने ऐसी क्या चीज़ है बिल्ड की जिसके कारण से सारे के सारे लोग यूनाइटेड हो गए। पूरा भारत जो है एक बैनर के तले आ गया था। क्या चीज़ थी? ये जातक कथा में ये भी बताएगी कि दरअसल बुद्धिज़्म बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ये भी हिंट्स दे दिए थे कि हम कब बिखरेंगे। ये जातक कथा बिखरने की उस दास्तान को पहले ही बता देती है कि आप कब बिखर जाओगे, कब आपके ऊपर लोग शासन करने लगेंगे, कब आप पूरी तरह से टूट जाओगे और निष्कर्ष आप ये निकालेंगे जब आप धम्म विहीन हो जाते हैं। जब आप नियमों को मानना छोड़ देते हैं, जो धर्म के नियम हैं, जो उसकी शिक्षाएँ हैं, उसको जैसे ही आप छोड़ते हैं, आप तुरंत ही इन लोगों के षड्यंत्र में फँसेंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएँगे। यही जातक कथा यही बताती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इस जातक कथा बेसिकली एकता के लिए हम कैसे यूनाइटेड हों, कैसे हम यूनाइटेड हो सकते हैं या कैसे बिखर सकते हैं, इस ये मोरल शिक्षा देगी। आइए चलिए देखते हैं क्या है ये जातक कथा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, सीधे जातक कथा पे ले चलता हूँ। ये जातक कथा क्या बताना चाह रहा है। तो ये है शमुद्मान जातक 33 नंबर है जातक का और इस जातक कथा में जो एक्चुअल स्टोरी है, वो निक्रोधाराम, कपिलवस्तु के ही नज़दीक तथागत के बहुत सारे विहार बने हुए थे, अलग-अलग जगहों पे जैसे जेतवन बना हुआ था, आम्रवन बना हुआ था। तो उसी तरह से निगरोधाराम कपिलवस्तु के पास बना हुआ था और वहाँ पे जो एक चुम्बट कलह क्या चक्कर है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ। दरअसल एक नदी थी और उस नदी के पानी के लिए हमेशा ही मारा-मारी हो जाती थी। जब बाँध बना लिया जाता था, तो पानी रुक जाता था और दूसरी तरफ जाता नहीं था। तो वो लोग हमेशा इसमें लड़ाइयाँ चलते रहती थी। एक तो ये घटना थी। दूसरी घटना क्या होती थी कि वो जो नदी है, तो नदी के एक तरफ से जाते थे शाक्य लोग पानी भरने के लिए और दूसरे तरफ से कोलीय लोग आते थे पानी भरने के लिए और शाक्यों कोलियों का आपस में शादी-विवाह चलता था। तो दोनों तरफ से क्या होता था कि जो महिलाएँ होती थीं, जो कामगर महिलाएँ होती थीं, वो अपने-अपने घरों के लिए पानियाँ लेकर आती थीं। तो जो शाक्यवंशी लोग थे, उनके साइड से महिलाएँ गईं और उधर कोली वंश के तरफ से महिलाएँ आईं, दोनों पानी भर रही थीं और एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी कर ली। टीका-टिप्पणी जब कर लीं, तो बात अब आ गई मोहल्ले पे, क्षेत्रवाद पे आ गया। दोनों एक-दूसरे के क्षेत्र को, एक-दूसरे के कबीलों को लगे उलाहना देने। तो उस उल्लाहना के चक्कर में दोनों अपने-अपने घर में गईं, तो दोनों तरफ से उनके उनके जो मर्द थे उनको सुनाई कि तुम लोग क्या चूड़ियाँ पहन के रखे हो, क्या रखे हो? वो उनके लोग ऐसे हमें बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं। अब उन्होंने देखा कि अच्छा हमारी फीमेल के साथ ऐसा बोल दिया, चल भाई हम तो तोन तन के दोनों तरफ से आ गए मर्द, लड़ाई-वड़ाई कर लिए। तो इस तरह की घटनाएँ जो हैं जब घटीं, तो अब
बात उतने से ही नहीं रुकी, बात ये बढ़ती गई, उन दोनों में लड़ाइयाँ होती है। फिर एक पक्ष जीत गया, शाक्य वाले जीत गए। उनके तरफ से 4-5 महारथी थे, उन्होंने ही अकेले सारा जिता दिया। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि अब जब बात आई कि ये जीत गए, तब दोनों तरफ के बड़े राजाओं तक बात पहुँच गई। अब दोनों तरफ के राजाएँ खड़े हो गए कि अच्छा, अब लड़ाई होगी। तो जब इतनी भयंकर विवाद की स्थिति आ गई, तो थागत ने देखा कि अरे! ये तो आपस में ही लड़ मरेंगे सब ये, समझे ना? तो उन्होंने क्या किया कि सारे जितने भी उनके रिश्तेदार थे, शाक्यवंशी तो खुद भी थे, उनको बुलाया और सबको बुलाकर वो समझाने की कोशिश की उन्होंने, तथागत ने, कि देखो लड़ाई-वड़ाई से कोई ना सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। तो देखिए वर्तमान कथा क्या है? वर्तमान कथा में उस समय बुद्ध ने रिश्तेदारों को आमंत्रित कर महाराजाओं जितने महाराजा थे सब लोग को आमंत्रित करके रिश्तेदारों को एक-दूसरे से लड़ना। अब कोलीय क्या था, इनका ससुराल था तथागत का, शादी होता था ना आपस में। तो कोलीय लोग इनके ससुराल वाले हो जाते थे और शाक्य वाले इनके अपने रिश्तेदार हो जाते थे। अब देख रहे हैं कि दोनों तो रिश्तेदार ही हैं, अब लड़ मरे हैं, क्या किया जाए? तो इन्होंने समझाया कि लड़ना-झगड़ना उचित नहीं है और फिर उनको जातक सुनाई कि देखो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तुम दोनों आपस में लड़ोगे, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? अगर आप आगे चल के देखेंगे तो बुद्धिज़्म की शिक्षाओं में हमेशा ही वो बातें कही गई हैं कि लड़ाई-झगड़े से हट के और कैसे आप शांतिमय जीवन जी सकते हो, दोनों पक्ष। जैसे कि आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर लिया लोगों ने, नया-नया विज्ञान आया था, विज्ञान का जो आविष्कार आ रहा था, उसको सँभाल नहीं पा रहे थे सब, सँभाल नहीं पा रहे थे, ईगो हावी हो रहा था तो लड़ मरे सब। 1 लड़ाई किए हैं, 2 लड़ाई किए हैं, 2 लड़ाई के बाद से इनको जब परमाणु बम अटैक गिरा, उसके बाद से सबके होश ठिकाने आ गए, समझ गए कि भैया रहने दो, अब इससे ज़्यादा लड़ाई करेंगे तो खत्म ही हो जाने हैं। पब्लिक का भी दबाव आ गया, पब्लिक भी त्राहिमाम करने लग गई। तो जब दबाव आता है तब लोगों को समझ में तो अब क्या करते हैं, अब कहीं पे लड़ाई होती है तो बातचीत का रास्ता सुलझाने की कोशिश होती है कि भई लड़ाई नहीं हो, बातचीत का हो। भारत-पाकिस्तान लड़ाई चल रही थी, तना-तनी हो रही थी। एक-दूसरे से वो भी लोग थे, हाँ, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उसको जीत रहे हैं। उधर से वो भी फुँफिया रहे थे सब। हर तरफ से, लेकिन फाइनली क्या हुआ? बीच में शांति का रास्ता करके दोनों तरफ से शांति हुई, ट्रेडिंग वगैरह रुक गई थी। उम, मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था, लोगों के सारी चीज़ें लॉस हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें फिर व्यवस्थित हुई जब बातचीत से दोनों तरफ पक्ष में सहूलियत हुई तो। तो उसी तरह से तथागत ही बात को समझते थे, तो वो समझा रहे हैं और इसी समझाने के लिए उन्होंने जातक कथा को बताया। तो भिक्षुओं ने तथागत के नाम पे ये जातक कथा लिखी है और वो जातक कथा किस तरह से अब सुनिए। और फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि जातक कथाओं में अक्सरहा जब अतीत की कथा सुनाई जाएगी तो वो कथा होती है, उसमें सब होंगे। तो मतलब हर एक तरह के जीव-जंतु होंगे जिसमें बुद्धिमत्ता के कारण उनको बोधिसत्व कहा जाएगा। तो अब ये दिखाएगा कि फिर से वही वाराणसी का राजा है, आप जानते हैं अमूमन ज़्यादातर में वाराणसी के राजा का ही बात किया गया है ब्रह्मदत्त के। इससे ये भी पता चलता है कि ब्रह्मदत्त वाराणसी का जो राजा था, वो पूरी तरह से वाराणसी जगह तथागत के समय में बुद्धिज़्म का गढ़ था और ये राजा भी बुद्धिस्ट था, तभी उसके नाम पर ये सारे जातके जो हैं, सबसे ज़्यादा जातक में उसी का नाम लिया गया है। यानी कि उसने किताबों को लिखवाने में, इन जातकों को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प किया होगा, मदद किया होगा, वित्तीय संसाधन दिया होगा, तभी उसके सबसे ज़्यादा नाम आते हैं। तो ये जो इसमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मदत्त का जब शासन था, तो उस समय बोधिसत्व जो हैं, वो एक बटेर के रूप में पैदा हुए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि एक बटेर था, वो बड़ा चतुर चालाक था। इतना चतुर चालाक था कि उसको अब कहानी है तो उसको कंपेयर किया जा रहा है बोधिसत्व से। तो वो क्या करता था कि देखता था, ऑब्ज़र्व करता था कि वो जितने भी बटेर हैं, वो सब बड़े अच्छे से अपने शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। तो देखा उन्होंने कि एक शिकारी आता था, बहेलिया शिकारी और वो क्या करता था, दाना-वाना फेंकता था और फिर बटेर की आवाज़ निकालना सीख गया था। तो जैसे ही उसने बटेर की आवाज़ निकालता था, तो बाकी के जितने भी बटेर थे, वो क्या करते थे कि उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच जाते थे, देखते थे अरे! दाना पड़ा हुआ लगते थे चुगने, ऊपर से जाल फेंकता था, फँस जाते थे।
फँस जाते थे तो उनको लेकर चला जाता था। समझ रहे हैं ना? वो लेकर उनको चला जाता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी तरह से चलता रहा। अब बोधिसत्व जो हैं यानी कि जो बटेर में जो बोधिसत्व हैं, उन्होंने देख लिया, समझ गए चीज़ों को। तो उन्होंने कहा जब फँस गए थे, जो भी बटेर फँस गए थे, उनको उन्होंने समझाया, कहा कि देखो, तुम्हें क्या करना है कि जैसे वो पहले तो तुम लोग समझ गए हो तुम नहीं जाओगे, लेकिन इस जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे बटेर हैं, वो फँस जाएँगे। तो एक काम करना है कि जब तुम फँसो ना तो उस जाल को ऊपर उड़ा के ले चलो। फँस ही गए हो तो उसको क्या करो, सब जोड़ लगाओ, एक साथ सब जोड़ लगाओ और वो जाल ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर चला जाएगा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको एक ध्यान दिलाना चाहूँगा। बचपन में सब लोगों ने ये कहानी सुनी होगी बहेलिया वाली। और दाना फेंकेगा, चिड़िया फँस जाएगी। क्या आपको बताया गया कि ये जातक कथा से ली गई है? सोचिए ज़रा, बताया गया? नहीं। इसी को कहते हैं कॉपी पेस्ट। लिखने वाले सारे के सारे ब्राह्मणवादी हैं और ये सारे ब्राह्मणवादी क्या करते थे कि बुद्धिज़्म की जो 2600 साल पुरानी जो कथा कहानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों के पास पढ़ के, समझ के ये सारी चीज़ें थीं। ये क्या करते थे, जानते थे कि कभी बहुजन तो इतना अनपढ़ है, कभी जान ही नहीं पाएगा, इनकी चूरी पकड़ ही नहीं पाएगा। ये सोच ही नहीं पाए थे कि भविष्य में बहुजन बच्चे भी पढ़ेंगे और अपनी विरासत कहीं न कहीं से खोज ही निकालेंगे क्योंकि तथागत तो कह के गए हैं ना, सत्य, सूर्य चंद्र की तरह है, जो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, आ ही जाता है सामने। तो इन्होंने बिना जातक कथा का नाम लिए हुए इस तरह की कहानियाँ बना-बना के और उसमें भी ब्राह्मणवाद घुसा दिया। मतलब कहीं पे लाके चूहे घुसेड़ दे रहे हैं कि चूहा आके कट रहा है, तो शेर फँस गया है, तो पता नहीं क्या कर रहा है, वो उससे जाके बात कर रहा है। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंटेलेक्चुअल ढंग से बताया गया है कि सब लोग एक साथ उड़ना है, ठीक है? और उड़ने के बाद से जाके जो कटीली जगह है, उसके ऊपर से फँस ज गिराना है उसको। तो चूँकि तुम लोग तो बटेर हो, निकल जाओगे नीचे से कटीले-फटीले नीचे से निकल के जाओगे क्योंकि जाल ऊपर से पड़ा है ना। और वो जाला जो है काँटे में फँस जाएगा। तो काँटे में फँस जाएगा तो अब जो शिकारी आएगा उस जाले को निकालने के लिए उसका बहुत समय खराब होगा। ठीक है ना? तो उनकी बात मान के, बोधिसत्व की बात मान के, जो चिड़ीमार था, जब आया तो देख रहा है कि उसका जाला तो फँसा हुआ है और एक भी चिड़िया, बटेर तो दिख ही नहीं रही है एक भी। अब क्या हो? तो बेचारा जो है पूरा निकाला, निकाल के किसी तरह मेहनत करते-करते शाम हो गई और फिर जाले को कर-उर के घर गया। घर गया, खाली हाथ गया। अगले दिन फिर आया, फिर वही काम किया, फिर कुछ बटेर फँस गए। फिर जब फँस गए, तो फिर बोधिसत्व जो हैं उनको सब वही वाली बात बताएँ, वही चीज़ें रिपीट किए सब, फिर से वो निकल के भाग गए और शाम तक वो जाला जो है फिर से उसी में काँटे में फँसा रहा। बहेलिया आया, देखा कि फिर से वही हाल है। जब लगातार इस तरह से घटना हुई, तो जो चिड़ीमार था, जो बहेलिया था, जो शिकारी था, वो जब घर गया तो उसकी बीवी गुस्सा हो गई। उसकी पत्नी जो है, वो बहुत गुस्सा हो गई। कह रही है कि तुम्हारे लक्षण सही लग नहीं रहे हैं, ठीक है? तुम जाते हो और देखिए क्या कहती है। उम, स हाँ, कुछ भी न पा खाली हाथ ही घर लौटता, तब उसकी भार्या ने क्रुद्ध होकर कहा, "तू रोज़-रोज़ खाली हाथ लौटता है, मालूम होता है बाहर किसी और की भी परवरिश कर रहा है।" मतलब उस पर ताना मारने लगी कि तेरा बाहर कोई चक्कर-वक्कर तो नहीं चल रहा? हुँ? लग रहा है तू किसी और की परवरिश कर रहा है क्योंकि चिड़िया पकड़ता होगा, बेच-बाच के कहीं और पैसा तू दे के किसी और को पाल-पोस तो नहीं रहा तू? तो वो कहता है, चिड़मार कहता है कि नहीं बदरे, मुझे किसी और को पालना-पोसना नहीं है। केवल ये जो बटेर हैं ना, ये बटेर दिमाग लगा जा रहे हैं। ये सारे के सारे एक मत होके चूंधते हैं और मेरा जो जाल है उसमें फँस तो जाते हैं, लेकिन एक साथ ये कुछ ले जाके उड़ा-उड़ा के कुछ तो करते हैं, जाके फँसा देते हैं, अब निकल के भाग जाते हैं सब। तो वो कहती है कि फिर तो क्या हम लोग ऐसे ही भूखे मरेंगे क्या हम लोग? समझ रहे हैं? कहता है वो, नहीं, नहीं,
इस हमेशा एक जैसा नहीं रहेंगे, हमेशा इनमें एकता नहीं रहेगी, वेट एंड वॉच। हमें इंतज़ार करना होगा, कब तक यूनाइटेड रहेंगे, ठीक है ना? कभी न कभी इनके अंदर आपस में झगड़ा-वगड़ा करेंगे, हम उसका लाभ ले लेंगे। आप समझिए कि इसमें कितना गूढ़ बात लिखा गया है। ये पहले से जात के बताई गई थी पूरे भारतीयों को और हमने जैसे ही अपनी जातक कथाएँ खोई हैं, अपनी शिक्षाएँ जो बुद्धिज़्म शिक्षा देना चाहता था, उसको जैसे ही खोया अलग-अलग छोटे-छोटे कस्बे भर के राजा बन गए। अलग-अलग जो है क्षेत्रवाद फैलाने लगे, भाषावाद फैलाने लगे। हम बँट गए, अब बँट गए तो हम बड़े आसानी से कट गए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, वो चिड़ीमार कह रहा है कि भैया हम लोग ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन वेट करो, कितना दिन तक यूनिटी दिखाएँगे? आपस में ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे या जिस दिन लड़ेंगे, उस दिन हम उनका फ़ायदा उठाएँगे। तो कहता है लेकिन वो सदैव एक मत होकर नहीं रहेंगे, तू चिंता मत कर। जिस समय वह विवाद में पड़ेंगे, उस समय उन सबको लेकर तुझे हँसाता हुआ घर लौटूँगा। कह भार्या को ये गाथा कही। तो अब आप खुद सोचिए बहुजनों जब आपस में आप लड़ रहे हैं तो आपका फ़ायदा कौन उठा रहा है? हम सबका फ़ायदा किसने-किसने नहीं उठाया, हैं? मोहम्मद बिन कासिम आया तो चुनमंगे जो है पहुँच गए उसके दरबार में। हुजूर हमारा क्या होगा? हमारा कुछ देख लीजिए। बोला कि तुम लोग दाहिर ब्राह्मण दाहिर है उसकी बहू-बेटी दोनों को खोज के दो। डील हो गई तो इनको ज़मींदारियाँ मिल गई, ले लिए ज़मींदारी। तो जैसे बँट गए, हम सब कट गए, आके लगे फरमान जारी करने कि भैया देखो तुम लोग शस्त्र मत उठाओ, नया राजा बड़ा अच्छा है। ये सब चचनामा में लिखा हुआ है। तो हम वहाँ जैसे ही बँटते हैं, वैसे ही हम कट लिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद से 12वीं सदी में खिलजी आया और उ तुगलक अभी सोचिए 60-70 साल बीते नहीं कि जो गियासुद्दीन बलबन है, उसको विष्णु से भी बड़ा अवतार घोषित कर दिया इन्होंने। लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिल गया पावल बावली में, हुँ, पालम बावली में। तो हम जैसे ही बँटे, वैसे ही हम कटना शुरू अकबर के दरबार में जाके बैठ लिए। क्या हुआ भारत में? जब बैठ गए तो हम सारी चीज़ें गड़बड़ हुई, कट लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि वो यही बात कह रहा है बहलिया, ये बातें बहुत पहले ही बुद्धिज़्म बता चुका था। तो बुद्धिज़्म को इसीलिए तो ख़त्म करना था ना, इसीलिए सारी किताबें जलानी थी कि बहुजन इन सबको पढ़ेगा, शिक्षित रहेगा ये सारी चीज़ें क्योंकि बुद्ध वचन को उस समय उससे बड़ा वचन ही कुछ नहीं था। लोग बुद्ध की एक बात जो उनके मुँह से निकल गई या उनके नाम पर जो कोई कुछ बता देता था, लोग उसको इतना गहराई से मानते थे। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी था विश्वविद्यालयों को जलाना, ज़रूरी था बहुजनों को अनपढ़ बना देना, अशिक्षित बना देना ताकि वो अपनी शिक्षाएँ भूल जाएँ। समझ रहे हैं ना? कि क्या उनके पुरखों ने उनको समझाया था, कब तुम बँटोगे या कब तुम कट लोगे। वो सारी चीज़ें गायब की गई देखिए हम बड़े आसानी से अभी बँटे हुए हैं। और जो-जो वो बता रहा है उधर-उधर हम पीछे-पीछे भाग रहे हैं। हमको पता ही नहीं कि हमारा क्या था। तो ये यहाँ पे क्या कहता है शम्मुदमाना, ठीक है? गच्छति जालमादाय पक्खिनो यदा ते विवदि असन्ति तथा एहिन्ति में वश। अभी पंछी एक राय होने के कारण जाल को लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब वह विवाद करेंगे तभी वह मेरे वश में आ जाएँगे। यानी कि जिस दिन आप में विवाद हुआ उस दिन आपका कटना ही तय है, आपका कोई न कोई फ़ायदा उठा लेगा। तो ये कहते हैं आगे इसी को एलॉबरेट करके आगे लिखा गया है यदा ते विसन्ति यानी जिस समय वह बटेर नाना मत के, नाना प्रकार की राय के होकर विवाद करेंगे, कलह करेंगे, तथा एहिन्ति में वश उस समय वह सभी मेरे वश में आ जाएँगे और मैं उन्हें लेकर तुझे हँसाता हुआ आऊँगा, कह भार्या को आश्वासन दिया। अब ये जैसे बातें आईं, इसके बाद से आप देखिए कुछ ही दिन बाद चुगने की भूमि, यानी जहाँ पे वो जाल बिछाता था, पहले दाना फेंकता था और आवाज़ निकालता था बटेर की तरह, वही गोचर भूमि जो है चुगने की भूमि, वहाँ पर उतरता हुआ एक बटेर जो है, बहुत सारे बटेर उतर के खा रहे थे तो एक बटेर जो है आया और एक बटेर के ऊपर से क्रॉस कर गया। अब जो भला जो बटेर था उसके ऊपर से जब वो क्रॉस किया तो पहले वाले बटेर का ईगो हर्ट हो गया।
बड़े-बुजुर्ग सब समझा के गए थे, बेटा लड़ना नहीं आपस में, कुछ भी हो जाए अपने ईगो को साइड में लगा देना अपने लोगों के लिए। ईगो हर्ट हो गया भाई। हुँ, ईगो हर्ट हो गया। भाड़ में जाए शिक्षाएँ, हम तो आपस में लड़ेंगे, भले ही मर जाएँगे, कट जाएँगे, तीसरा आके हमारी बोटी-बोटी नोच खाएगा, तीसरे से हम मर जाएँगे, तीसरे से मरवा लेंगे, लेकिन आपस में तो लड़ के रहेंगे। समझ रहे हैं ना? आपस में लड़ कट के मरेंगे। तो ये ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हुआ तो जो लंघ गया था गलती से उसने कहा कि उसने पहले चिल्ला के कहा, "मेरे सिर पर से कौन लाँघा?" तो जो लाँघ के गया था वो बोला, "मैं गलती से लाँघ गया। क्रुद्ध मत हो, क्रोधित मत हो।" और जैसे कहा ना क्रोधित मत हो, वो पहला वाला और बौरा किया, "बे तेरी इतनी हिम्मत! मेरे सर के ऊपर से तू लाँघ के चला गया?" लगा वो बौराने लग गया। तो बार-बार बोलते हुए अब जब बार-बार बौराया तो ये भी चढ़ गया, शिक्षाएँ भूल गए, क्या समझा के गए थे। अब जब दोनों एक-दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए, तो जो इसके साथी थे वो इसके पक्ष में आ गए और जो उसके साथी थे उसके पक्ष में आ गए। अब लगे ताला मार रहे हैं, तू ही क्या जाल उठाता है क्या?" वो बोल रहा था, "तू जाल अकेले उठा लेता है?" वो कह रहा था, "उठा, मैं देखता हूँ इस बार कौन उठाता है जाला।" वो कह रहा था, "तू उठा के दिख ले।" अब लड़ लिए आपस में। तो जैसे ये लड़ लिए, क्या हुआ कि बहेलिया ने उधर से जाल फेंका और जाल फेंका तो जब ये फँस ही गए थे उसमें और उनके फँसने से पहले बोधिसत्व जब देखें कि भैया ये तो आपस में विवाद कर लिए हैं, इनको हमने शिक्षा दी थी बचने के लिए और ये तो आपस में ही लड़ लिए, अब क्या होगा? तो उन्हें विवाद करते देख बोधिसत्व जो बटेर थे, उन्होंने सोचा विवाद करने वालों का कुशल नहीं। जो आपस में विवाद कर ले उसका कभी कुशल हो ही नहीं सकता। जितने बहुजन के घर परिवार हैं, क्या आप बड़े हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का बँटवारा करते हैं, आपस में आप लड़ मरते हैं, आपका कभी कुशल नहीं हो सकता। क्या आप अपने ही पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं? क्या आप अपने घर में ही लड़ते रहते हैं? आपका कभी कुशल हो ही नहीं सकता। ईगो लगाइए साइड लाइन में, पहले लाइए यूनिटी। 19-20 हो सकता है, लेकिन धम्म की विचारधारा में आएँगे तो कभी 19-20 भी नहीं होने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप वाली हाल हो जाएगी और अ, आपस में आप लड़ते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम लड़ते रह गए तीसरा विदेशी आके हम पर शासन करने लगा, अभी भी कर रहा है। तो बोलते हैं विवाद करने वालों का कुशल नहीं, अब यह जाल न उठाएँगे और महान विनाश को प्राप्त होंगे। तभी वो बोल देते हैं कि अब तो ये जाल फँसे हुए हैं, मर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई जो है नहीं उठाएगा। ठीक है? मर जाएँगे, तीसरा आके भैया राज कर ले, लेकिन एक-दूसरे का अब ये भला नहीं करेंगे, आपस में एक-दूसरे को मार देंगे, खुद मर लेंगे ये। वो जान गए तथागत। मतलब तथागत नहीं बोधिसत्व जो बटेर हैं उनमें वो। तो कहते हैं अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, तो वो वहाँ से चिड़ीमार को अवसर भी मिल गया और ये बोधिसत्व बोल रहे हैं अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो वो उनके साथ उनके जितने भी फॉलोवर थे, जो भी उनको चाहने वाले बोले कि अब यहाँ नहीं हो सकता, ये आपस में ही सब इन सब का विनाश आ गया है। जैसे मैंने घत जातक कथा बताया था कि कैसे घत जातक कथा में वासुदेव और उसके 10 भाई जो हैं सत्ता पा लेते हैं। फिर उनके जो बाल-बच्चे होते हैं, वो कैसे जाके आपस में ही लड़ने लगते हैं और जो व्यास मुनि होते हैं, बोधिसत्व व्यास, व्यास आपने नाम सुना होगा महाभारत का लेखक, लेकिन घत जातक कथा में व्यास एक मुनि है, भिक्षु है और वासुदेव जो है वो एक तरह से राजा है। तो उसके जितने भाई हैं, उ तक तो काम चलता था ठीक है। उसमें से एक चतुर चालाक रहता है जो उसको उपदेश भी देता है, जिसको कि गीता की तरह आप बाद में कॉपी ये लोग कर लिए हैं, बना लिए गीता टाइप से। तो उनके लेकिन बच्चे जो होते हैं, वो आपस में ही लड़ मरते हैं, पूरा खानदान ही आपस में खत्म कर लेते हैं। तो घत जातक कथा में वासुदेव के परिवार का इस तरह से खात्मा होता है और यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि वो आपस में विवाद कर लेते हैं। समुद्र किनारे खेलते-कूदते आपस में विवाद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुनि का बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या कर दी थी मुनि का और उसी का उन पर वो पड़ गया था। उस काम का असर पड़ गया था कि तुम लोगों को अच्छा और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति नहीं समझ में आता है, तो तुम सब आपस में ही लड़ के मर जाओगे। ठीक है ना? जिस भी व्यक्ति को जब ये समझ में नहीं आने लगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, तो फिर वो लोग खत्म ही हो जाते हैं।
इसीलिए भारत में हम कब गुलाम हुए? जब पहले हमारे इंटेलेक्चुअल्स को खत्म किया गया। पहले नालंदा को जलाया गया, वहाँ के जितने प्रोफ़ेसर भिक्षु लोग थे उनको गायब किया गया, मारा गया, खत्म किया गया और देन फिर बहुजन बड़े आसानी से हो गए हैं। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि अगर आपस में आप जिस दिन विवाद शुरू कर देते हैं या किए हुए हैं, खात्मा नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह से उनके पक्ष में हैं, वो यही तो चाहते हैं कि हम लड़ते रहें। तो अभी देखिए चिड़ीमार क्या होता है, इसको मौका मिल गया, चिड़ीमार ने भी कुछ दिन बाद आप बटेरों की बोली बोल उनको एकत्र करने पर जाल फेंका और तब एक बटेर ने दूसरे से कहा, "जाल ही उठाते-उठाते तेरे सिर पे बाल गिर पड़े हैं।" तो कह रहा है, "तो तेरे पंख की पंखुड़ियाँ गिर पड़ी, ले अब उठा।" आपस में लड़ लिए, मैं ना उठा रहा और नहीं उठाए, बड़े आसानी से बहेलिया आया, दोनों को पकड़ के ले गया। जिद पे आ गए, "मर जाऊँगा, नहीं उठाऊँगा, मर तू।" वो कह रहा है कि तो मैं भी नहीं उठाऊँगा, भले मरेंगे और दोनों मर लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सो उनके तू उठा विवाद करते-करते चिड़िमार जाल को उठा, उन सबको एकत्रित कर पेटी भर भारिया को प्रसन्न करता हुआ घर लौटा। इसी तरह से भारत के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो भी नालंदा में जब देखा कि इस तरह से तबाही हो रही है, तो सब लोग शिफ्ट होके तिब्बत को चले गए थे। नेपाल होते हुए तिब्बत शिफ्ट कर गए थे। यहाँ भी ये चीज़ आप देख सकते हैं, बोधिसत्व जब देखते हैं, अब इन सब का कुछ नहीं होता, तो ये भी अपने परिषदों के साथ चले जाते हैं। तो कुल मिला के आप देखते हैं दोस्तों कि अगर आप में यूनिटी नहीं है, आप अगर आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर आपका खात्मा होना तय है। कोई हर व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है आपको यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से हे महाराजाओं, अब ये जो राजा आपस में लड़ने के लिए बैठे हुए थे, इनको तथागत समझा रहे हैं कि देखो, तुम लोग सामने-सामने सेना लेके खड़े हो, आपस में लड़ोगे तो लड़ोगे तो ये घर गृहयुद्ध होगा। इन लोगों ने महाभारत में गृहयुद्ध कराया। जबकि बुद्धिज़्म में क्या बताया जा रहा है कि तुम लोग आपस में लड़ोगे और एक-दूसरे को मारोगे, दोनों कमज़ोर हो जाओगे, तो बाहर के जो शासक हैं वो आके दोनों जगहों पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। आपस में यूनिटी बना के रहो, कलह विनाश का ही कारण होता है। ये धर्म देश ना लाकर मेल मिलाकर जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मूर्ख ये जो अपंडित उस समय का जो मूर्ख था, बटेर था, जो आपस में लड़ रहे थे, वो कह रहे कि वो देवदत्त था और पंडित बटेर यानी कि जो बोधिसत्व वो तो मैं ही था। ये मतलब कहानियाँ लास्ट में जोड़ दी जाती हैं ताकि लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे। तो ये दोस्तों ये जातक कथा थी और अब मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ अगर किसी को अपनी बात कहनी है क्योंकि आज छोटा सेशन होता है तो हम इसमें इसको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ले जाते हैं और ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसको मैं पिन भी कर देता हूँ, जिनको भी अपनी बात रखनी है, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं। ये राम वमन वेमन जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। और कुबेर पटेल जी ने भी यहाँ पे मेंबरशिप लिया है, आपको भी शुक्रिया। और फिर इसके बाद से रिइन्कार्नेशन यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मण पैठी पाताल छल्यो, बलि ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारो, मलेच्छ आयो जब भारत में, तब ब्राह्मण मुजरा कर डरो। अकबर तेज को पान करो, तब ब्राह्मण वंश के राज उधारो। ओम क्रांति। आचार्य कार्नेशन जी ने कुछ बड़े अच्छे से कुछ मुझे लगता है कोई क्षेत्रीय भाषा है जिसमें इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। और जिनको डिबेट करना हो वो फिर संडे को आइएगा, संडे को डिबेट होती ही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, फिर मिलते हैं हम लोग।